तीन इसमें आईसी हैं। एक तो यहाँ पे U5300, U5300 चार्जिंग आईसी, और एक इम्पॉर्टेंट आईसी आपका यहाँ पे है U4201 क्लॉक जनरेटर आईसी, यहाँ पे क्रिस्टल है Y4200। U4201 जो दिख रहा है हमारा, ये क्लॉक जनरेटर आईसी है, इसके बगल में क्रिस्टल कनेक्टेड है, जबकि ये पावर आईसी के पास होना चाहिए था, ये बगल में बना रखा है। U5300 हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी है, और इधर में ये CPU और UFS चिप है। बाकी इधर साइड में जो हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, अपर साइड में जो हमारा है U4700, और जो लोअर में दिख रहा है U4200। तो जो हमारा 4700 है, ये हमारा लाइट के कॉइल यहाँ पे बड़े लगे हुए, दो कॉइल, ये हमारा 7150L है, और ये हमारा 7250 है। ठीक है, 7250 7250, और ये 7150L। जब भी मोबाइल में 7250 लगा होगा, मेन PM 7250, उसमें क्रिस्टल नहीं होगा, और वो क्रिस्टल एक क्लॉक जनरेटर आईसी पे जुड़ा होगा। यही सबसे लेटेस्ट बोर्ड अभी दिख रहा है ना, सबसे लेटेस्ट बोर्ड यही दिख रहा है। इससे पहले वाले में क्या था कि अगर 8150 आईसी थी, 8150 आईसी थी, PM 8150, तो उसमें क्रिस्टल लगे थे, यानी कि ओल्ड मॉडल की तरह था वो। लेकिन अभी क्या है, क्रिस्टल को भी यहाँ से हटा के एक आईसी में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट जब करना है तो हम चार्जिंग आईसी से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू से हमने चार्जिंग आईसी ही पढ़ा है, और वहां से पकड़ के हम चलते हैं और पावर में जाते हैं, फिर पावर से हम जाते हैं CPU तक, है ना, ऐसा होता है। तो पावर से जो भी पावरें बनती है वो CPU के लिए ही बनती है मैक्सिमम, और वो पावर अगर बन रही है और स्टेबल है तो हमारा CPU वर्किंग में है, और अगर अनस्टेबल है तो हमारा CPU वर्किंग में नहीं है। उस समय हम UFS चिप और CPU को बारी बारी से उठा के रिवॉल्व करके लगा के चेक करते हैं कि स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हम दूसरी CPU अगर है तो उसको डाल के चेक करते हैं स्टेबल हो रहा है नहीं। अगर स्टेबल हो जाता है तो हमारा जो है पहला CPU जिसपे स्टेबल नहीं था वो CPU डैमेज हो गया। तो U5300 यानी कि 5300 सर्च किया तो सामने आएगा यहाँ पे, ये इसका ग्राउंड सेक्शन, और इधर से इसका चार्जिंग सेक्शन है, दिख रहा है। तो सबसे पहले हम तीनों आईसी को बना लेते हैं, और तीनों में कॉइलों की संख्या जितनी भी है उसको भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है, इसमें हम कोई भी कॉइल जो है बनाएंगे नहीं उस तरह से, जैसे इसमें केवल पेन से कॉइल को दिखाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है, उतना हो नहीं पाता उतने में। तो 3 आईसी है, और एक छोटी सी क्लॉक जनरेटर आईसी भी है। तो चार्जिंग आईसी में वो सारी लाइनें नहीं बनाई जाएगी जो बैट सेंस, आई सेंस, आईडी, थर्मल, डीपी, डीएम, BCC1, CC2, USB ID, ये सारी चीजें नहीं बनाई जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें चार्जिंग आईसी से है डेड रिपेयर के पर्पज से, बाकी इसका भी चार्जिंग उसी तरह से रिपेयर होगा जैसे डबल पावर आईसी के होते हैं। CLK जेन आईसी, ठीक है, क्लॉक जनरेटर। और यहाँ पे हमारा है PM 7250B, PM 7250A है, लेकिन A लिखा नहीं गया यहाँ पे। ठीक है, जितने भी पावर्स यहाँ बनेंगे वो सारे पावर्स के एंड में क्या लिखा होगा, A लिखा होगा, A, यानी कि ऐसा L5A, L13A, L10A, S7A, S1A, ऐसा। जो भी पावर यहाँ पे बना होगा उसमें लिखा होगा PM 7150L, L फॉर लाइट, यहाँ पे लाइट का सेक्शन है, और इसमें जितने भी पावर्स बनेंगे सब पे C लिखा होगा, C, B नहीं। 660 एंड 660L में आपने पढ़ा था कि A और B बनता था, यहाँ पे A और C बनेगा, B नहीं होता है। ठीक है, BIC यहाँ पे दिख रही है ऐसा। तो सबसे पहला जो हमारा है, यहाँ पे V बस सप्लाई इन होगी, इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। V बैट भी यहीं पे कनेक्टेड होगा, V बैट। फिर यहाँ से हमारा एक VPH पावर बनेगा,
यहाँ पे एक VPH की कॉइल बना देता हूँ और यही VPH पावर जो है यहाँ पे बूट कैप पे 8 वोल्ट बन जाएगा और यही VPH पावर अगेन IC के अंदर इंटर कर जाती है और यही VPH पावर हमारी मेन पावर मैनेजमेंट के अंदर एंट्री कर जाती है, ठीक है। और यही VPH पावर हमारी जो है इस IC के अंदर भी एंट्री करेगी। जितनी बार कॉइल लगी उतनी बार तो करेगी ही करेगी, ठीक है। दोनों के अंदर में हमारी VPH पावर एंट्री करेगी। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचेगा अभी। यहाँ पे सीधा लिखेंगे VPH। अब इसके बाद यहाँ पे एक कॉइल मिलेगा इस तरह से जॉइंट, जो बूट कॉइल की तरह होगा और यहीं से हमारा एक सप्लाई बनेगा जिसका नाम आप लोग जानते ही हो। क्या नाम है उसका? VOV, वी रेगुलेटेड VOV 3.6 वोल्टेज। और यही वोल्टेज हमारी जो है दोनों आईसीयू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी V2 में। फर्स्ट हमारी 7150L में गई और सेकंड यही जो वोल्टेज है हमारी इस वाली फर्स्ट प्राइमरी जो पावर आईसी है उसके अंदर भी V2 सेक्शन में इन कर जाएगी, ठीक है। दिख रहा है इतना? तो ये तो पुराने टाइप से ही है, ये जो आपने पहले पढ़ा था उसी टाइप का है ये, है ना? हाँ सर। लेकिन जो चेंज हुआ है उसमें अभी बताया था एक दिन आप लोगों को कि जितने भी वीरेज 2 की जो सप्लाइयाँ थी, जितने भी नहीं, वीरेज 2 की जो सप्लाइयाँ थी उनमें कम करंट होती है, लोअर करंट की पावर्स होते हैं वो। लेकिन उन्हीं पावर्स को जो सीपीयू के अंदर जाते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लाई जो थी, जैसे हमारी रैम सप्लाई हो गई, रैम कम्युनिकेशन के लिए जो EBI प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने के लिए सीपीयू के अंदर वोल्टेज दी जाती थी, उस वोल्टेज में करंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम करंट होनी चाहिए। तो वीरेज 2 से वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनको कॉइल पर ला दिया गया, कॉइल पावर में उनको शिफ्ट कर दिया गया। वो रेगुलेटर 1 पावर हो गई, पहले आईसी से वो रेगुलेटेड पावर बनेगी कॉइल पे, वीरेज 1 उसमें मिलेगा वो। और जो वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन में हमारा 1.8 वोल्ट की लाइन थी, L5 वाली, L13 वाली और L10 वाली, अब तक जो आपने पढ़ा, वही पावर को यहाँ पे कॉइल पे ला दिया गया है क्योंकि उसमें हाई करंट चाहिए जो कि बोर्ड में ट्रेवल करना है हर जगह पे, और वो वोल्टेज EDL पर नहीं आती है, ठीक है। वो वोल्टेज EDL पर अभी मैं दिखाऊंगा, EDL पर आती है वो भी, लेकिन वो EDL पॉइंट में जो देते हैं ना वो अलग होती है। अभी हम देखेंगे कैसे वो आती है EDL पर। तो इस आईसी के अंदर जो फर्स्ट हमारी आईसी है, इसके अंदर हमारा एक EDL का एक रजिस्टर लगा के इस तरह से EDL का पॉइंट होगा, EDL, यानी कि जो हमारा पहले चार्जिंग आईसी है उसके अंदर में EDL का कनेक्शन है और पावर बटन का भी कनेक्शन है, ऑन ऑफ बटन, यानी कि पावर बटन। और पावर बटन दोनों के अंदर में भी है, 7250 और 7150 के अंदर में भी है। उतना तो आप स्कीमेटिक पढ़ के पहले से ही जानते हो कैसे देखना है उसको, कीपैड पावर लिखा होगा वहां पे। ये ब्लैक लाइन हमारी हो गई पूरी पूरी। अब सेकंड हमको रेड लाइन देखना है। रेड लाइन में हमको यहाँ से देखना है, जैसे ही चार्जर लगेगा इसमें यहाँ से बनेगा फॉल्ट N 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट फॉल्ट N। और यही 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी सेकंड वाली जो PM है उसके अंदर भी चली जाएगी, फॉल्ट N 1.8 वोल्ट। और यहाँ से एक पावर और जनरेट होगी जिसको बोलेंगे हम लोग केबल पावर, यानी कि पावर गुड, केबल पावर। CBL पावर, दोनों पे हमारा 1.8 होता है। CBL पावर भी हमारा 1.8 वोल्टेज की लाइन है।
जो केवल PM7250 के अंदर ही इंटर करती है, और जो हमारा फॉल्ट 10 होता है वो हमारे दोनों आईसीयू के अंदर इंटर करती है। यानी कि इस तरह से हमें दोनों पावर आईसीयू को पावर गुड मिल जाती है। ठीक है, दोनों पावर आईसीयू को पावर गुड मिल जाती है। फॉल्ट 10 के जरिए सेकंड वाले को मिल रही है, और फर्स्ट वाले को हमारा पावर गुड केबीएल पावर के अंतर्गत मिल रही है। ये ए हो गया, और यहाँ पे जो भी सप्लाई बनेगी सी होगा। ठीक है, और बी आईसी हमारी यहाँ पे बनी हुई है 7250B, दिख रहा है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, तो इस जो हमारा 7250 है, इसमें से हमारा एक बूट पावर बनता है कैपेसिटर पे। यहाँ पे 5 वोल्ट बूट पावर चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो आईसी को ऑफ माना जाएगा। आईसी ऑन होगी पूरी तरह से तो ये हमारी पावर बन जाएगी। ये आईसी का पावर बूट पावर बनेगा, और केबल पावर बनेगा, फॉल्ट 10 बनेगा, वीपीएच बनेगा, 8 वोल्ट बनेगा, आईसी वर्किंग में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो इन सारी लाइनों को चेक करेंगे जहां जहां कनेक्टिविटी दिखा रही है। अब यहाँ पे 2 लाइनें इंपॉर्टेंट और हो जाती हैं, जो कि इधर ना ड्रॉ करके हम यहीं पे बना लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए। SPMI सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डाटा, ये दोनों लाइनें हमारी जो है सीपीयू से यहाँ पे आती हैं। ये आप लोग पहले से जानते हो, सीपीयू से ही आती है। अब यही लाइनें जो हमारी हैं दोनों आईसीयू के अंदर भी जानी है, तो यहीं से हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एसपीएमआई की हमारी ये लाइनें हो गई। ये डेटा की है ऊपर वाली, और नीचे वाली क्लॉक की है। अब यहाँ पे जो है कॉइल बनेगा। कॉइल में वो सारी चीजें जो भी बारीकी मैंने पहले बताई थी, उनका फीडबैक, उनके फीडबैक में रजिस्टर वैसे ही होते हैं। 9 कॉइल यहाँ पे 10 कॉइलें बनाने पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो है कॉइल को इस तरह से यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें हमारी 9 कॉइलें होंगी पहले वाले में, और दूसरे में 10 कॉइल। पहला कौन, यानी कि ये U42, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। इसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बाकी ये 2 लाइट के हैं। तो दूसरे वाले में 9 है, पहले में 10 है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद यहाँ पे एक बना लेते हैं, 7 8, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, इनको APC1 बोलेंगे। और एक कॉइल और बना लेते हैं 9, और एक यहीं बना लेते हैं 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइलें यहाँ पे हो गई, और 9 कॉइलें यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक 9 तो हमारा यही हो जाएगा वीरेज बीओबी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वीरेज बीओबी का एक कॉइल है, जिसको हम कम कर देते हैं। तो वीरेज बीओबी का भी एक कॉइल यहाँ पे होगा ना, तो वो भी लेके हमारा 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहाँ पे पता भी चल जा रहा है कि L4700 जो है ये आईसी के कोड से मैच कर रहा है, तो यही हमारी L4701 जो है, यही वीरेज बीओबी की हमारी जो बक कॉइल है।
बाकी ये सारी कॉइलें जो हैं सब में 4904, 4905, 4903, 4901 ऐसा कोडेड है। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि यही वीरेज बीओबी की कॉइल है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे एक पे हमारा बनेगा, यहाँ पे एक पे बनेगा हमारा, यहाँ पे 1.8 S4A 1.8 वोल्टेज बनेगा, और यही वोल्टेज हमारी जो है ना रिटर्न इसी आईसी के अंदर आएगी, और ये ऑल सिस्टम में भी जाएगी, ऑल SYS, यानी कि बहुत सारी जगहों पे ये 1.8 जाता है, और यहाँ से सीधे निकलेगा ये वोल्टेज बनके क्लॉक जनरेटर आईसी के अंदर। ठीक है, इसका नाम होगा SPMI क्लॉक 1.8 वोल्टेज, ये इसको मिलेगा। और फिर यहीं से एक बाईपास वोल्टेज बनके इसमें मिलेगी 1.8 वोल्टेज। दोनों इसकी VDD वोल्टेज है, दो इसकी इनपुट सोर्स वोल्टेज है, बाकी इसकी ग्राउंड पिन होगी। और उसके बाद यहाँ से क्लॉक जनरेटर से क्लॉक जनरेट होगा 30, यहाँ पे क्लॉक जनरेट होने से पहले एक क्रिस्टल भी तो कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल बना लेते हैं, और यहाँ से 3 क्लॉक जो है जनरेट होगा, जो कि एक जो है SDR में जाएगा, एक जो है WCN में जाएगा, और एक जो है LAN में जाएगा। ये तीनों के तीनों 38.4 मेगा हर्ट्स होंगे, 38.4 मेगा हर्ट्स। और यहाँ जो क्रिस्टल लगा हुआ है 38.4 मेगाहर्ट्ज के हैं। और फिर यहाँ से SLP क्लॉक इनेबल आएगा अंदर, तो इसको ग्रीन लाइन से बनाते हैं। यहाँ से SLP क्लॉक इनेबल आएगा, SLP क्लॉक EN यानी कि स्लिप क्लॉक इनेबल, तो यहाँ से निकलेगा स्लिप क्लॉक CPU के लिए, स्लिप यानी कि SLP क्लॉक 32 किलो हर्ट्स, 32 किलो हर्ट्स। और यहीं से एक क्लॉक और निकल के आएगी इस आईसी के अंदर में, जो कि बेसबैंड का क्लॉक होगा। ये होगा 19.2, यहाँ पे जगह कम है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज। फिर यहाँ से जनरेट होगा बेसबैंड क्लॉक सीपीयू के लिए, बेसबैंड क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज सीपीयू के लिए। सीपीयू, ठीक है। ये क्लॉक जनरेटर आईसी का कनेक्शन हमने दिखा दिया। नजर आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है नजर। क्या होगा? हाँ सर, सही है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे आईसी क्लॉक जनरेटर आईसी है, ये दोनों पावर आईसी, ठीक है। अब इसमें हमारा 1.8 का एक कॉइल हो गया और APC 1 का कॉइल हो गया। इसमें एक और कॉइल बनेगा सप्लाई यहाँ पे, जिसका नाम है S5A 1.9 वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे इसका हायर LDO, हायर LDO ये बनता है यहाँ पे 1.9 वोल्टेज, जो इसके वीरेज 2 सेक्शन में जाएगा, जो इसके वीरेज 2 सेक्शन में यहाँ पे जाएगा। और ये वीरेज 2 में हमारी जो ढेर सारी 1.8 बनाएगा उसको सपोर्ट करेगा। 1.8 यहाँ से जो कन्वर्ट होकर बनेगा वो भी हमारा इंपॉर्टेंट सप्लाई होगा। 2 वोल्ट का हायर एलडीओ अब तक बनता था, यहाँ पे 1.9 वोल्ट का हायर एलडीओ है एक कॉइल पे। तो ये चेक करने से पता चल जाता है कि हमारी आईसी ऑन हो गई है, हायर एलडीओ। तो इसमें बाकी और कॉइलें हैं, इधर भी कॉइलें हैं, इनको भी एक्सप्लेन करना है। और सीपीयू से इनका कनेक्शन यहाँ पे भी बना दिया जाए। एसपीएमआई की लाइनें तो बना ही रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा बनना है सीपीयू से, सीपीयू के अंदर ये भेजेगा पावर ऑन रीसेट, तो सीपीयू से आ जाएगा इसका पावर सीक्वेंस
होल्ड, ठीक है, ये सेम ओल्ड पैटर्न की तरह है ना। ये सीपीयू क्लियर है, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। वर्ली चार्जिंग पर्पज के लिए है 7250B, ठीक है। अब इसमें हमारा और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ कॉइल सप्लाई को हमने दिखाई दिया, यहाँ पे हायर एलडीओ और 1.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सप्लाई यहाँ पे और बनेगी जो इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसको बोला गया है EBI0, जो हमारी वोल्टेज रैम पे होती थी, रैम कम्युनिकेशन के लिए सीपीयू के अंदर दी जाती थी। पावर 3 में जो पढ़ाया था EBI0 के लिए वोल्टेज जो दी जा रही थी, वही वोल्टेज यहाँ पे दी जा रही है, जिसमें करंट ज़्यादा होगा, यानी करंट बढ़ा के कॉइल पे पावर बना रहा है वो। तो चलिए इसको स्कीमेटिक पे दिखाते हैं कि इन कॉइलों पे क्या क्या कनेक्शन है। तो ये कॉइल यहाँ पे मिलेगा U4200, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है यहाँ पे, इसमें तो हमारा कोई भी वैसा इंपॉर्टेंट वोल्टेज नहीं है, और सारी चीज़ें यहाँ पे बता भी रखी है कि कौन कहाँ पे जा रही है, दिख रहा। तो ये हमारा जो है, कोई भी पावर, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कोई भी लाइन में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी कैपेसिटर में यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी आईसी ऑफ हो जाएगी। और आईसी के साथ साथ हमारा जो है, सॉरी आईसी ऑफ हो जाएगी मैं बोल रहा हूँ, इनमें से आपका कोई भी कॉइल पे कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आएगा तो वो सप्लाई जिस सेक्शन में जा रही होगी वो सेक्शन ऑफ होगी, ना कि आईसी ऑफ होगा। आईसी तब भी वर्किंग में रहती है, लेकिन आईसी के कंट्रोल सेक्शन में जो चीजें होती हैं और रेफरेंस से रिलेटेड जो पिनें होती हैं, अगर वो शॉर्ट होंगी तो आईसी ऑफ हो जाएगा पूरी तरह से। आईसी के कंट्रोल सेक्शन में जो पिनें होती हैं, क्लॉक सेक्शन में जो पिनें होती हैं, और रेफरेंस बाईपास करके जो सप्लाइयां बनती हैं, इस तरह की BYP लिखा होता है जिन सप्लाइयों पे, अगर वो लाइनें शॉर्ट होती हैं तो आईसी फुली ऑफ हो जाती है, बनती ही नहीं है पावर। सीपीयू एमएमसी सब उठा दोगे आप, तब भी वो पावर बनती हुई दिखेगी नहीं आपको। अब इधर S1 पे दिख रहा है आपको 3 कॉइलें कनेक्टेड है, S1 है, S9 है, S10 है। 3 कॉइलें यहाँ पे जो दिख रही है कंटिन्यूअसली, ये कोर सप्लाई होंगी। एक कॉइल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 2 कॉइलें इधर में नीचे बना के रखा है। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा S1 है, S9 है, S10 है। 3 कॉइल है ना टोटल, ये कल दिखाया था आप लोगों को, है कि नहीं। 3 कॉइलों पे हमारा क्या है, कोर सप्लाई VDD-CX। अगर इनको हम कॉपी करके सर्च करते हैं तो ये सीधे सीधे यहाँ पे VDD-CX। आप सीपीयू पढ़े हो या नहीं पढ़े हो अभी? सर अभी नहीं सीपीयू पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आ जाएगा समझ में, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये VDD-CX नाम से सीपीयू के अंदर कोर सप्लाई को बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉइलें यहाँ पे हम बना लेते हैं सीधा सीधा। सीपीयू की ये VDD-CX यानी कि कोर पावर है ये, ठीक है। होगा कितना, 0.75 लिखा है, 0.8 होगा, ठीक है। 0.75 लिखा है, 0.8 होगा, ठीक है। फिर इसके, हाँ बताइए। फिर इसके जस्ट बाद जो है, ये 2 कॉइलें आपस में फिर कनेक्टेड हैं, S2A S3A। इनको कॉपी करो, सर्च करो। ये इसके फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ से फीडबैक लाइन बना रही है, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव का फीडबैक, और यही सप्लाई यहाँ पे आके APC1 पे कनेक्टेड है। तो APC1 पे कोई भी पावर हमारी नहीं होगी, जो कि हमने शुरू में ही इधर में बना रखा है। APC1 पे हमारा ऑफ होगा, ये वोल्टेज नहीं बनेगी पहले, ठीक है। फिर उसके बाद APC0 होता है, लेकिन APC0 इस आईसी में नहीं बनती है, 7150L में बनती है। उस वाले दूसरे वाले आईसी से APC0 पहले बनती रहेगी, और जैसे फोन वाइब्रेट होगा यहाँ पे से APC1 बन जाएगी। अब इधर क्या है, S4A का 1.8 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। S4A 1.8 जो अभी बताया, ये हमारी VDD2 की वोल्टेज थी जो कॉइल पे बना दिया, और S5A का 1.9 ये इसका हायर एलडीओ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा हायर एलडीओ हो गया, S5 है, और S4A का 1.8 भी हमारा यहाँ पे हो गया, दिख रहा है। नजर आ रहा है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं S6 में 0.9 वोल्टेज है ये हमारा VDD-MX वोल्टेज। इसको कॉपी करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे L1 L8 L9 11 L3 L4 L5 VDD2 में भी एंट्री कर रहा है ये, और ये कॉइल पे आ गया, ठीक है। तो ये MX नहीं है, ये हमारा सपोर्टिंग वोल्टेज है VDD2 में। जितने भी छोटे वोल्टेज बनने हैं उनके लिए 0.9 से छोटी वोल्टेज, जैसे ये 0.75 L1 के लिए,
दिख रहा है, VDD A, WCSS, CX कोर अलग अलग सेक्शन में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे L1 बन रहा है, L8 बन रहा है, L11 बन रहा है, फिर यहाँ पे भी इसको दिया गया है जिससे L3 बन रहा है, L4 बन रहा है, L5 बन रहा है, L18 बन रहा है। तो ये VRACE 2 की सपोर्टिंग पावर है 0.9 वोल्टेज, जिससे हमारा कई सारा सेक्शन 1 2 3 और आप देखो 4 5 6 7 सप्लाइयाँ यहाँ पे बन रही हैं। इसी सप्लाई से कॉइल पावर में से तोड़ के 7 सप्लाई बनाई जा रही है। एक तो L1 बन गया, दूसरा बोल रहा है L11 और L8, तो L8 यहाँ पे होगा, लेकिन L9 L10 L11 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो L8 में 0.75 की जो लाइन दिख रही है आपको, ये देखो VDD CX, ये कोर सेक्शन में आपको जा रही है, लेकिन SDR VDD CX लिखा है। ये सप्लाई को ट्रेस करके आप बता सकते हो कि ये कहाँ पे जा रही है। कॉपी किया, सर्च किया, ये देखो इस नाम से होते हुए हमारा VDD CX करके SDR IC के अंदर में 5G SDR है, ये 865 जो है SDR, ये 5G SDR है। इसमें SDR में प्रॉब्लम होगी तो 5G नेटवर्क नहीं आएगी। जैसे WTR चेंज करके बनाते थे वैसे इसको भी बनाते, जैसे इसको चेंज करेंगे 5G नेटवर्क आ जाता है। तो इस SDR को हमें ये वोल्टेज दिया गया है। तो यानी कि अगर ये वोल्टेज कॉइल पे नहीं बनेगी तो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा और मॉडेम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे बना देते हैं S6A 0.9 वोल्टेज SDR कोर एंड मॉडेम WCSS, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है यही पावर था, इसको पकड़ के चलेंगे तो जहाँ से आया वहीं पहुँच जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद अब दो कॉइल और देखो S8A और S7A, इसको कॉपी किया, सर्च किया, कैपेसिटर लगे हैं, बैक में यहाँ पे रिवर्स ले रहा है फीडबैक, और इधर से दिख रहा है मॉडेम सप्लाई, तो इस पर 0 कोई वोल्टेज नहीं होगी। तो दो कॉइलें कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडेम 0 वोल्टेज, ऑफ रहेगा ये पूरी तरह से। और जस्ट इसके बगल में जो है नेटवर्क के लिए ही है, मॉडेम के लिए और नेटवर्क के लिए सपोर्टिंग वोल्टेज है। तो ये हमारी मॉडेम आईसी के अंदर भी जा रही है, बेसबैंड आईसी के अंदर, और मॉडेम सप्लाई बगल में उसके है। तो इस तरह से हमारा पूरा कॉइल जो है कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अभी पूरी सप्लाई कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है। 7250 में हमारा कोर बन रहा है और बक बन नहीं रहा है, अभी कहीं पे बक की नहीं हुई बात। यहाँ पे बनेगा बक सप्लाई 7150L में APC 0 बनेगा, जो पहले बनता है CPU की बक पावर, यानी कि यहाँ पे दोनों पावर ऐसी ऑन होनी चाहिए पूरी तरह से। तो देखो यहाँ पे जो CPU की APC 0 लिख रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि S1C L1 नहीं S1C, यानी कि दूसरे IC से जो सबसे S1 वाली पावर है ना, पहली वाली, वही यहाँ पे बक पावर दिखा रहा है। S4C S5C जो दिख रहा है वो मेमोरी सप्लाई है, VDD MX, यानी कि दो कॉइल पे मेमोरी सप्लाई VDD MX, S4C S5C और S1C APC 0, ऐसा हो गया। बाकी एक कॉइल पे GFX बनेगा, CPU GFX 0.9 वोल्टेज, ग्राफिक वोल्टेज है CPU के लिए, अंदर जो ग्राफिक सेक्शन एक्सटेंड किया गया है CPU के अंदर, उसके लिए ये वोल्टेज बन रही है GFX कॉइल पे। और यहाँ पे हमारा मेमोरी सप्लाई हो गया VDD MX, ये भी हमारा 0.9 वोल्टेज होता है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 कॉइलें हमारी बच रही हैं, और एक तो VRACE VOV की कॉइल हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसमें एक सप्लाई बनेगा हमारा DRAM पावर, DRAM, और एक सप्लाई यहाँ पे दो कॉइलें यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होंगी, और एक सप्लाई हमारा यहाँ पे बनेगा VDDQ 0.6 वोल्टेज, जो कि हमारी रैम की पावर होती है। तो यहाँ पे दो रैम पावर बनेगी, मेमोरी बनेगी और ग्राफिक बनेगी, दिख रहा है, रैम मेमोरी ग्राफिक और बक की 0 सप्लाई बनेगी। बाकी दो कॉइलें और बची हुई हैं, तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही में है, एक ही में नहीं अलग है। एक यहाँ पे बनेगा EVI प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के लिए एक्सटर्नल बस इंटरफेस 0 के लिए बनेगा 0.8 वोल्टेज, इसमें हाई करंट होगी जो कि CPU में जाएगी। और एक कॉइल पे इसका IC का लोअर LDO बनेगा, LLDO S8C, जो कि 1.35 वोल्टेज होगी, दिख रहा है। तो इतना कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब मैं बता दूं इसमें से कौन कौन सी सप्लाई VRACE 2 में पहले थी और अब उसको खींच कर लाया गया पावर IC पर, मैं बता के फिर उसको इरेज करूंगा। पहला मैं बता रहा हूँ, रेड लाइन से मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक रेड लाइन ज़्यादा यूज नहीं किया। यहाँ पे 1.8 वाली जो लाइन है ना, ये VRACE 2 में थी, जिसको यहाँ पे लाया गया है उठा के। और
उसके बाद ये EVI वाली वोल्टेज VRAGE 2 में थी, इसको लाया गया यहाँ पे उठा के। VDDQ कंट्रोल सेक्शन में होती थी, जिसको उठा के कॉइल पे लाया गया है, जबकि पिन से बनती थी, अब कॉइल पे बन रही है। DRAM तो MTK में तो बन गई थी कॉइल पे, लेकिन अलग IC से बन गई थी, और अदर क्वालकॉम में DRAM पिन से बनती थी LDO सेक्शन से, लेकिन यहाँ पे कॉइल पे लाया गया है। VDD-MX कॉइल पे थी ऑलरेडी। GFX नहीं बनता था, जिसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। GFX में पहले कोर की वोल्टेज को ही दे दिया जाता था, CPU के ग्राफिक पोर्शन में ना CPU के कोर वोल्टेज को ही कनेक्ट कर देते थे पहले, लेकिन अभी क्या है, ग्राफिक पोर्शन को एक्सटेंड किया गया है, तो ग्राफिक की वोल्टेज एक्सटर्नल यहाँ पे बनाई जा रही है कॉइल पे। तो इन सारी चीजों को एक्स्ट्रा लाया गया है, दिख रहा है, और जो कि हमारा कॉइल पे बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि CPU के अंदर जो है हमारा रैम का पोर्शन होगा, CPU बोल रहा हूँ, UFS या अलग से रैम लगा होगा, उसके अंदर जो रैम होगा वो बढ़ा दिया गया है, और CPU के अंदर जो ग्राफिक का सेक्शन है वो भी बढ़ा दिया गया है, जिससे हमारा यहाँ पे वोल्टेज भी हाई करंट की लगेगी, इसलिए यहाँ पे ये पूरा ऐसा किया गया है। और दूसरी चीज, यहाँ पे 5G फोन है ये, तो 5G के लिए हमारा क्या किया है, जो हमारा 38.4 SDR, WCN, वाईफाई लैन, ये सारी चीज हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही है क्लॉक जनरेटर IC उनके लिए, जिससे हमारा मोबाइल जो है 5G नेटवर्क पे वर्क कर पाए। क्योंकि 5G नेटवर्क की जो SDR IC है या MTK की जो IC है 5G के लिए जो बनाई गई है, उसमें 19.2 या 26 मेगाहर्ट्ज की जरूरत नहीं होती है, उसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज की बनाई गई है वो, तो इसीलिए यहाँ पे एक क्लॉक जनरेटर लगाना पड़ा है उनको, क्योंकि वो 38.4 मेगाहर्ट्ज की जनरेट करेगी। लेकिन 8150 जो IC है हमारी, 8150 जो IC है PM8150, वो भी जनरेट करती है डायरेक्टली एक क्रिस्टल से, डायरेक्ट वो एक क्रिस्टल लगी रहेगी, और उसके बाद वो IC से डायरेक्ट 38.4 जनरेट होकर SDR में जाती है। ठीक है, उसमें ये अंतर है, और यहाँ पे क्लॉक जनरेटर लगा हुआ है, नजर आ रहा है? तो वो तो ओल्ड मॉडल के टाइप में है, और लेकिन ये जो है एक अलग टाइप का हो गया। और जो भी सीक्वेंस इसमें दिखा है, जो भी VRAGE 2 की सप्लाई यहाँ पर लाई गई है, सेम उस 8150 वाली सीरीज वाली फोन में भी VRAGE 2 में यही सप्लाई एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर दी गई है, दिख रहा है, नजर आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है। तो ये क्रिस्टल है ना जो IC लगाई है, जनरेटर IC, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? DSO है, इसको चेक करने का तरीका, इसका इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, पावर IC से ही जनरेट होगा इनपुट वोल्टेज, दोनों 1.8 की दिख रही है। हाँ सर। उसके बाद उसको इनपुट मिलने के बाद उस पर सीधा देखेंगे कि वहां से बेसबैंड क्लॉक जो है पावर IC के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, और स्लिप क्लॉक का इनेबल निकल रहा है नहीं निकलेगा, तो बेसबैंड क्लॉक स्लिप क्लॉक बन जाएगी। अगर आप चाहो तो सीधा स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक चेक कर लो, अगर बन रही है तो जनरेटर IC सही है, दिख रहा है? अच्छा, हाँ सर ठीक है। तो स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक में भी रजिस्टर लगे होते हैं सीरीज में, तो उनको भी आप ढूंढ के स्कीमेटिक से रिपेयर कर सकते हो वहाँ पे। सर इसके लिए DSO लेना हाँ, अब तो DSO लेना जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा सर। इस पर सर ये सर्किट, ये डायग्राम में PS होल्ड का काम नहीं है क्या? है नहीं PS होल्ड यहाँ पे नीचे में सर। DSO का क्लास कब होगा सर? DSO का क्लास जो है टीचमेंट पे नहीं होगा, क्योंकि DSO दिखता नहीं है क्लियर, प्राइवेट वीडियो मिलेगा, प्राइवेट वीडियो मिलेगा, लिंक मिलेगा, यूट्यूब पे अपलोडेड होगा वो। सर, और DSO से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं सर? ये भी सब चीज मिलेगा ना? उसमें फुल क्लास मिलेगा ना सर? बता दिया गया, A to Z बता दिया गया है उसमें, बस अपलोड नहीं है, वो एडिट हो रहा है वीडियो, उसको जोड़ा जा रहा है, 3 वीडियो को मिक्स किया जा रहा है ना उसमें, तो बहुत टाइम लग रहा है सर। तो उसमें क्या पल्स हम चेक कर सकते हैं, I2C लाइन चेक कर सकते हैं, तो सब चीज बताया गया है ना सर उसमें? स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, I2C क्लॉक, समझ रहे हैं? जी सर। I2C के बाद आपका जो है वो MIPI, ठीक है जी सर। पूरा DSO को सेट करना बताया गया है कि नया DSO परचेज करने के बाद किस तरह से काम करके आप उसको अपने यूज में ला सकते हैं, शॉर्टकट में कैसे यूज करना है, प्रॉप कैसे सेट करना है, सब बताया गया। मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल का सब चीज बताया गया है ना सर? वो पूरा बताया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। प्राइस कितना होगा सर?